मैं राजू मुर्मू, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड का स्टेट प्रेसिडेंट। आज 12 अक्टूबर 2023 को आज का जो जनसभा हुई है पोड़हाट स्टेडियम के अंदर में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहा। जो आदिवासी अधिकार सम्मेलन के तौर पे सभी को बुलाया गया था, तो कुछ कन्फ्यूज़न थे कि केवल सिर्फ आदिवासियों के लिए को ही निमंत्रण किया गया, ऐसा नहीं है। आदिवासियों के अधिकार सम्मेलन का अर्थ है कि जो कोल्हान का जो क्षेत्र है वो टोटल शेड्यूल एरिया है, और इस शेड्यूल एरिया में रहने वाले तमाम हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी जिनके पुरखा लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके खतियान उनके हैं, उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ पर रहते हैं। तो जो कुछ भी यहाँ की जो व्यवस्था है, खासकर कानूनी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था है, और यहाँ की जो भी पारंपरिक व्यवस्था चलती है, तो उसका संबंध उससे जुड़ा हुआ है आदिवासी अधिकार सम्मेलन से। अगर यहाँ पर विलिंगसन रूल है तो वो कानून यहाँ के सभी ST SC OBC माइनॉरिटी के उस पर मतलब लागू होता है। तो इसलिए इसको यह ना लेते हुए कि ये सिर्फ आदिवासियों के संबंध में बात की जा रही है, पूरे कोल्हान के क्षेत्रों के लिए कही जा रही है। तो बाकी आप लोग सवाल करेंगे, उसका जवाब मैं दूंगा। आज मानकर सर आने वाले थे, क्या कारण रहा है कि आज मानकर सर प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए? जी, ये भी एक बड़ी समस्या थी। आज सुबह मॉर्निंग में मेरी उनसे बात हुई और वो उड़ीसा बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। विगत 2 या 3 दिन से उन्होंने मुझसे शेयर भी नहीं किया था। उनकी मिसेज की थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर राजू मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि सर ये अधिवेशन और सम्मेलन तो होते रहेंगे, लेकिन अगर परिवार अगर मुसीबत में है तो सबसे पहले परिवार को आपने देखना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो 12 तारीख का जो प्रोग्राम है वो कैसे सफल होगा, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनको आश्वासन दिया कि अब जो कुछ आपने सिखाया है सर, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि मंच में खड़े होकर के हम पब्लिकली उन सारी बातों को मुद्दे के आधार पर हम लोग रख सकें और पब्लिक को कन्विंस कर सकें। तो ये जो कॉन्फिडेंस उन्होंने, हम लोग प्रोफेशनल, हम लोग पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं, हम लोग अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए लोग हैं। कोई अलग अलग, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई स्टूडेंट हैं, कुछ इस तरह से करके अपनी काम और अपने रोज़गार और रोटी का इंतज़ाम करते हैं। हुए भी उन्होंने जिस तरह से हमें ट्रेंड किया, कैडर किया, उस कैडर की पावर ने आज जिस तरह से पोड़हाट मैदान में आज हम लोग ने जो प्रोग्राम किया, मुझे लगता है कि कुछ तो हद तक 50% हम लोग ने इसको सफल बनाया। तो उसका श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर के लिए को जाता है कि उन्होंने हमारी बातों को माना और वापस वो चले गए। और फिर हमें मौका मिला कि हम पोड़हाट में जब हम लोग स्टेज में थे तो बड़े मुद्दे के साथ और विषय संगत हम लोग बातों को पब्लिकली हम लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके बीच में रखने में सफल हुए। मुर्मू जी, आपका बैनर में जैसे ऐसे तैयारी लिखा हुआ था, मिशन 2024, लोकसभा चुनाव पहला आने वाला है जी, तो पार्टी का इस चुनाव को लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, पार्टी चाहती है कि जो पॉलिसी बनाई गई है हमारी, बहुत पहले जब इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमारी पॉलिसी बनी हुई थी। भारत के जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे उनके पास उनका मतलब एक बोलते हैं ना कि कन्वेनेंस नहीं है पब्लिक के साथ, वाचा जिसको बोलते हैं कि हम आपके लिए ये चीज़ कर रहे हैं। केवल वायदे किए जा रहे हैं, जब इलेक्शन आता है वायदे किए जाते हैं और फिर वायदे भुला दिए जाते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने पूरे भारत के 140 करोड़ भारतीयों के लिए उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को हम चाहते हैं कि लगातार हम लोग फाइट कर रहे हैं। 2016 से लेकर 2019 में हमने किया और उसके बाद 2024 में भी लोग जा रहे हैं। और अगर हमारे झारखंड से या भारत के किसी भी राज्य से अगर हमारे सांसद बन करके अगर कोई पार्टिसिपेट वहाँ जाता है, तो आई थिंक कि जो मुद्दे आज भारत में नेशनल मुद्दा बना हुआ और जो अदर पॉलिटिकल पार्टी उसको डेमोलाइट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं और उसको धरातल में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो अम्बेडकर पार्टी के पास इतनी नॉलेज, इतनी समझ है और संविधान की इतनी समझ है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करने में सफल हो सकता है। मुर्मू जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और हाल के दिनों की हम लोग बात करें तो कुर्मी समाज जो है ST का दर्जा के लिए बहुत संघर्षरत है। कई रेल चक्का जाम हुआ पश्चिम बंगाल, हालांकि पश्चिम बंगाल कोर्ट का कुछ निर्देश आया, इसके बावजूद पूरा राज्य में एक डिमांड है कि हम लोग को ST का दर्जा दिया जाए। इस पर आपका क्या? जी देखिए, हम लोग अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का जो बेस आधार जो है, इसकी जो पॉलिसी बनी है कि जो भारत के प्रथम है
जिसको आज शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, लेकिन आप 1941 का जो सेंसस देखेंगे वहाँ पर आप देखें कि उनको प्रिमिटिव ट्राइब भी कहा गया है, एबोरिजिनल ट्राइब भी, एबोरिजिन भी कहा गया है, इंडिजीनियस भी कहा गया है। तो 1951 का जो सेंसस आता है वहाँ शेड्यूल ट्राइब आ जाता है। तो शेड्यूल ट्राइब में जिनको लिस्टिंग की गई उनके एक बैक हिस्ट्री है, उसका एक इतिहास है, क्योंकि एसटी बनने के लिए कुछ शर्तों का होना ज़रूरी होता है। पहला कि उनका एक इंस्टेटर डोमेन होना चाहिए, उनके जो पुरखाओं जो वहाँ रहा करते थे वो एरिया कैसा रहा। जैसे कि हम कोल्हान के विषय में हमने कहा कि कोल्हान एक एरिया है, तो जो कोल जो रिवोल्यूशन हुआ था वो कोल लोग थे कौन, ये वहाँ के जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उसका वो समूह था, वो अलग अलग मतलब कम्युनिटी के वो लोग थे और एकजुट होकर के उन्हें। तो अगर ऑन रिकॉर्ड अगर मानते हैं कुर्मी खुद को एसटी कहते हैं तो वेलकम हम करते हैं, क्योंकि झारखंड में उनकी संख्या ज़्यादा है, इससे हमारी भी काफ़ी मजबूती होगी। लेकिन अब ये तय करना हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि शेड्यूल ट्राइब को लिस्टेड करने में ये पूरा पावर जो है वो भारत के प्रेसिडेंट को जाता है, राष्ट्रपति को जाता है। एक सवाल है, जैसे वो तय करेंगे इसको। आज देखा गया कि आपके मंच पे पूर्व विधायक भी बैठे हुए थे जी, है ना, आप लोगों ने उनका स्वागत किया। तो क्या भविष्य में ये देखा जा सकता है कि एपीआई में वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग उनको मतलब चाह रहे हैं कि वो लोग आपके साथ जुड़े, ऐसा कोई मामला है क्या? सर देखिए, एपीआई एक खुला मंच है। दो पूर्व विधायक थे मंच में। हाँ भाई, वो भी हमारे समाज के ही लोग हैं। हो सकता है कि उनकी डेजिग्नेशन रही है कि वो पूर्व में विधायक थे, लेकिन एज ए मैंने जो कहा था कि मैं किसी व्यक्ति के डेजिग्नेशन को लेकर बात नहीं करता, बट मेरी जो पॉलिसी है एपीआई की वो एज ए ह्यूमन बीइंग आपसे बात करता है। आप किसी भी कास्ट क्रीड के हो सकते हैं, किसी रिलीजन को मानते हैं, यू आर द फ्री। बट जब हम आपके राइट्स की बात करेंगे ना, तो वहाँ मेरा रिलेशनशिप होगा ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग। तो अगर हमारे एक्स विधायक महोदय आए थे तो वो हमारे निमंत्रण पे आए थे, लेकिन अगर उनको हमारी पॉलिसी पसंद आती है, उनको लगता है कि हाँ जी, क्योंकि विधायकशिप में अगर विधायिका में गए थे वो, तो उनका भी तो कोई उद्देश्य रहा होगा ना। अगर वो विधायक में रहते हैं, उन उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं खामियों को समझे होंगे। और अगर भविष्य में भी तय करते हैं कि एपीआई अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, उनकी पॉलिसी के साथ अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं या पार्लियामेंट में जाते हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। जातिगत जनगणना पर पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, जातिगत जनगणना इस बार जो बिहार में हुई है, ठीक है, बिहार में हुई है, तो इसका श्रेय हमारे नेशनल प्रेसिडेंट विद्यमान विजय मार्केट के पास है। क्यों? मेरे पास एविडेंस है। ये एविडेंस है 10 दिसंबर 2019 इन्होंने द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिल्ली को इन्होंने दिया था, जिनमें अफर्मेशन रिगार्डिंग टू द इनॉर्मेशन ऑफ द डाटा pertaining to the population along with the socio-economic indicator of the backward classes OBC in the census of the India 2021। जो 2021 का जो सेंसस होना जाती जो गणना होनी थी, उस गणना में उन्होंने अप्रोच रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को कि उसको जस्ट लाइक जो रिलीजन सेंसस होता है उसको कास्ट के तौर पर उसको अगर सेंसस कराया जाए, तो इससे हमारे लोग देश के अंदर में जो 140 करोड़ भारतीय, जिसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के तौर पर, तो उनकी जो संख्या है और जो संविधान हमें कहता है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। एक रोटी है, एक रोटी को अगर हम 4 भाग को मैं पीता हूँ और उसको चाहते हैं कि बराबर बराबर में हिस्से में दूँ, तो मुझे 4 हिस्से में करना है। लेकिन अगर मैं उसका 1/3 एक भाग एक बेटे को दे दूँ और उसका जो 25% मैं 3 को दे दूं, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो जितने भी भारत के अंदर में हमारे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, हमारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी जितनी पॉलिसी है और जो क्या बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन के आधार पर, जिसको हम लोग ने आरक्षण कहा है, तो जैसे EWS के आधार पर 10% उनको भी मिला, तो नाराज़गी तो कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसको लेकर के जो सेंसस हुई, तो आने वाले समय में जो शुरुआत बिहार ने की है, हो सकता है कि दूसरे राज्यों और झारखंड में भी हमारी जगह सरकार इस बात को अगर करती है तो अच्छा है, नहीं तो अगर हम लोग आते हैं 2024 में, तो ये जो जातिगत जनगणना को हम लोग करने में। एपीआई कितनी लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़े? लगभग झारखंड में आपका 81 विधानसभा है, 81 आपका विधानसभा और 12, 13, 14 आपके लोकसभा है, 14 लोकसभा है। तो हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोकसभा में बेचें, इसलिए क्योंकि एपीआई को अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट
करना है। विधायिका राज्य के लिए कानून बनाती है, लेकिन देश में जो लोग समस्या हैं जिसको परमानेंट सॉल्यूशन करना है, क्योंकि एपीआई अंगों अमंगों के आधार पर, कॉस्मो ह्यूमनिज्म के आधार पर वो कार्य करता है। तो उन्होंने जो बेस्ट पॉलिसी बनाई है, जो पूरे सभी जो जनरल क्लास से लेकर के ST SC OBC माइनॉरिटी हैं, उनके आने वाले बच्चों के भविष्य को वो सुनहरा बनाएगा। झारखंड में अभी तक वर्तमान सरकार जो है वो पी-पेशा कानून लागू नहीं कर पाई है, इससे आदिवासियों को क्या नुकसान होगा? देखिए पी-पेशा, हाँ, पी-पेशा को लेकर के विजय मानकर साहब ने, जैसे अभी पिछले बार झारखंड हाई कोर्ट ने विधायकों को कहा था कि आप इसको लेकर के आप लोग चिंतन विंतन कीजिए, किसी NGO को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इसका रेगुलेशन बनाएं। तो जो अभी एक खाका तैयार किया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने विधायिका में रखी गई, अभी उसको हो सकता है कि केंद्र में भी भेजा जाएगा, तो उसको लेकर के कुछ उसमें खामियां पाई गई हैं। पहली बात है कि ये जो पेशा एक्ट जो लागू किया जाना था, 1996 का जो कानून था, वो शेड्यूल एरिया का जो कस्टमरी एरिया है, उस एरिया में जो उसकी जो कस्टमरी लॉ है उसको सेफ गार्ड करना था। जबकि आर्टिकल 243 के तहत उन्होंने पंचायती चुनाव तो करवा दिया, लेकिन उसका जो बेस है कि आप पंचायती चुनाव किस एरिया में कराएंगे, और जो त्रिस्तरीय चुनाव आप करवा रहे हैं, क्या वो शेड्यूल एरिया में लागू होता है? क्योंकि शेड्यूल एरिया में जो है वो मानकी मुंडा और जो परगना होते हैं और जो हमारा पाढ़ा व्यवस्था होता है, उसकी अपनी एक प्राचीन व्यवस्था है जिसको कस्टमरी लोग कहते हैं। तो उसका वॉयलेशन आर्टिकल 243 के तहत हुआ और आर्टिकल ZC के तहत हुआ। तो मुझे लगता है कि वहाँ ये थोड़ा सा लूप हॉल है, ये कमजोरी है, जिससे वहाँ की जो रूढ़िगत जो पारंपरिक व्यवस्था है उसको नुकसान पहुँचा है। 22-23 सर, स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि अभी तक झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति का कोई स्पष्टता नहीं है। देखिए 2016 में जब यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने जो स्थानीय नीति की परिभाषा की, तो स्थानीय की परिभाषा क्या होती है? जो जहाँ से जनरेट हुआ, जहाँ से उसके पुरखाओं ने अपनी चीज़ों को शुरुआत किया, जिनके पास उसके ये कहने के लिए कि हाँ यहाँ मेरे पास पुरखाओं की ज़मीन है, ऐसे लोग को ही तो स्थानीय कहेंगे ना। लेकिन अगर मैं दिल्ली में जाकर के एक फ्लैट खरीद लेता हूँ और वहाँ मैं रहता हूँ, तो बेसिक मैं प्रॉपर्टी के अधिकार, फंडामेंटल राइट के अधिकार में किसी प्रदेश में जाकर के प्रॉपर्टी को खरीद लेता हूँ, लेकिन वहाँ का जो हमको जो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, जैसे कई चीज़ें होती हैं, एक नागरिक को मिलता है, हमको वो नहीं मिलेगा। तो झारखंड में इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, तो हमको लगता है कि झारखंड राज्य बनने के बाद कुछ भूल चूक हुई है विधायिका से भी, और हो सकता है कि कुछ ऐसी ताकतें भी रही हैं जो इस चीज़ को रोकने का प्रयास किया है, ताकि यहाँ की जो 90% जो पॉपुलेशन है उसको उसका मूल अधिकार नहीं मिल सके। झारखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ आप नए पार्टी है, तो नए पार्टी के तो पर लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे? मैं इसलिए भी मैं झारखंड की जनता से कहूँगा कि इन 23 साल में जितने भी सरकार आई है, अब सवाल ये उठता है कि झारखंड की मांग किस लिए की गई थी, अलग राज्य किसके लिए मांग की गई थी, और अगर अलग राज्य अगर मिला तो उसका हमको क्या बेनिफिट मिला। मैं यहाँ की पब्लिक से पूछता हूँ, अगर वो मुझे संतुष्टपूर्ण जवाब देता है तो मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहले वो तो आए, कहे मुझसे, ये मेरा जवाब है। चल, धन्यवाद सभी को धन्यवाद। झारखंड में जैसे आपकी पार्टी का मुख्य मुद्दा या उद्देश्य क्या है? देखिए, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया अपनी विशेष पॉलिसी पे, यूनिक पॉलिसी पे काम कर रही है। यूनिक पॉलिसी मीन्स होता है कि जो 140 करोड़ जो भारतीय जनता है, उसकी जो मूल समस्या है, ठीक है, उन समस्याओं को किस तरह से हम कॉस्मो ह्यूमनिज्म के माध्यम से हम उसको सॉर्ट आउट करें। कॉस्मो ह्यूमनिज्म का अर्थ होता है कि अनेकों मार्गों के द्वारा समाधान। तो जो आज हमारे झारखंड प्रदेश में जो समस्या है, उन समस्या का समाधान पॉलिसी से कर सकता है, ये हम लोग का उद्देश्य है। आज आपका जो कार्यक्रम हुआ आदिवासी अधिकार सम्मेलन, उसमें मिशन 2024 लिखा हुआ था, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या मतलब? देखिए, आदिवासी अधिकार सम्मेलन इसलिए भी किया गया क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कोल्हान का एरिया है। कोल्हान टोटली शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया में रहने वाले ST SC OBC सारे लोग उसी आदिवासी अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। जो यहाँ कन्वेंशन रूल बना,
जो रेगुलेशन बना उसको धरातल पर 1950 के बाद जब इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो इससे टोटली यहाँ के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है। इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को खत्म करने के लिए या उसका समाधान निकालने के लिए ये आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2024 के लिए इस पार्टी का क्या अभी मिशन है? मिशन ये है कि 2024 का, क्योंकि अभी हम लोग चाह रहे हैं कि इन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग पार्लियामेंट में जाना। तो जो लोकसभा में होगी इलेक्शन में हमारे लोग फाइट करेंगे, टोटल 14 लोकसभा है, तो उसमें से अगर कुछ लोग भी अगर चले जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि झारखंड की आदि झारखंड नहीं भारत के कुछ आदि समस्या का समाधान हम लोग API के माध्यम, क्योंकि API के राष्ट्रीय स्तर की पार्टी यहाँ झारखंड में जैसे सिक्किम के साथ साथ और कुछ जिलों में OBC का रिजर्वेशन उस बिंदु पर जैसे आपकी पार्टी का क्या विचार? अभी फिलहाल जो अभी बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसमें से जो सेंसेक्स में जो परसेंटेज आया वो कहीं जो लोग कहते थे कि हम लोग काफ़ी मजबूत है, तो उसमें OBC की जो आबादी है मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा आया है। तो जैसे अफर्मेटिव एक्शन के तहत जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, तो इससे एक ऐसा पैटर्न आएगा जिससे जो वंचित जो OBC है या SC कम्युनिटी के लोग हैं या ST के हैं उनको उसका अधिकार उनको मिलेगा। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इसलिए हुई है। इसका पूरा दावा मैं अपने नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर को देता हूँ कि उन्होंने OBC के सेंसस को लेकर के उन्होंने पिटीशन दिया था 10 दिसंबर 2019 में। तो बिहार ने उसको अडॉप्ट किया और उसकी गंभीरता को समझते हुए जो रिजल्ट आया तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव है और देश के अंदर में ये बातें उठ रही है। मैं झारखंड सरकार से भी कहता हूँ कि वो इस तरह का सेंसस कराए ताकि यहाँ की जो जातिगत आधार पर जो उसका जो बंटवारा है, उसका जो फंडामेंटल राइट है उसको मिले। 24 में लोकसभा के साथ साथ झारखंड का विधानसभा चुनाव भी होना है, तो आपकी पार्टी यहाँ भी प्रत्याशी देगी? बिल्कुल, 81 विधानसभा है और 81 में हम लोग 81 को ही हम लोग खड़ा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये कि टोटल जो है 3 जोन है, यानी कि कोल्हान, छोटा नागपुर और आपका सुल्तानपुर, तीनों एरिया के अंदर में अलग अलग मतलब आदिवासियों से लेकर के वहाँ की जो लोकल जो समस्या है जो इस 23 साल में हुआ है कि लोग झारखंड अलग राज्य की मांग किए, तो कहते हैं कि एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 23 साल में तो एक बच्चा भी जवान हो जाता है, लेकिन आज हम 23 साल में झारखंड को अभी भी घुटने में हम खड़ा होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो उत्थान होना चाहिए, जो उसका डेवलपमेंट यहाँ के लोकल लोगों का होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, बल्कि बाहर के लोग आए हुए लोग 85 में वो लोग दावा करते हैं और मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि 90% जो भी आपने यहाँ पर जो इकोनॉमिकल इसको एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जिसको स्थानीय नियोजन नीति कहते हैं उसमें 60-40 का जो रेशियो रखा है, तो सवाल ये हो जाता है कि आप 60% आप हम यहाँ के स्थानीय को देते हैं तो 40% क्या तमिलनाडु जाएंगे क्या? उनके बारे में भी हमें सोचना होगा। तो इस तरह की पॉलिसी जो सभी के फायदे में, मैं ये नहीं कहता हूँ क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट में एक नागरिक, एक सिटीजन का राइट है कि दूसरे राज्य में जाकर के वो जीविका अर्जन कर सकता है, इसमें हम उसके विरोध में नहीं है। अगर आप मांगेंगे तो मैं 10% देने का मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी 90% ये